आज हम लोग हिंदी को स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी क्या है? अध्याय 1। चैप्टर क्या है? अध्याय 1 है, बातचीत है। और ये बातचीत जो हम लोग पढ़ रहे हैं किस खंड के अंतर्गत आता है? गद्य खंड, मतलब कहानी है ना। कहानी हो गया, ये एक दूसरे के बारे में लिखना है, क्या वो कहानी हो गया। तो कहानी हम लोग पढ़ेंगे। और इस कहानी में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? चैप्टर 1 में बातचीत को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बातचीत, यानी कि बातचीत कैसे करना चाहिए, असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में होता है, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसका लेखक कौन है? बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। इसका लेखक, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट साहब हैं। ब से बाल हुआ है ना, ब से बातचीत हुआ, यानी ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट, याद रहेगा। देखिए बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट साहब हैं। देखो आगे चलेंगे, हम इनका परिचय पढ़ेंगे, लेखक परिचय को। लेखक परिचय में क्या है? देखो, लेखक परिचय का मतलब क्या है? जो लेखक है उसके बारे में हम जानेंगे। इसका लेखक कौन है, इस कहानी को लिखने वाले कौन है, वो कहाँ पैदा लिए, क्या हुआ, लॉक नहीं किया था क्या? बंद है, फ्लाइट मोड है वो। यानी कि इस कहानी को किसने लिखा, ये जन्म कहाँ लिए, क्या क्या किए, कितना पढ़े लिखे, कौन कौन से कहानी लिखे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट का पूरा नाम क्या है? पंडित बालकृष्ण भट्ट है। क्या है? पंडित बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 ईस्वी में। इसका जन्म जो हुआ 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ। इनका, बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म स्थान, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो। मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, यानी कि 44 में जन्म लिए और 14 में मर गए। कितना साल बचे? 70 साल बचे, है ना। यानी कि ये 70 साल बचे। माता पिता, माता पार्वती देवी, पिता बेनी प्रसाद भट्ट। यानी इनके पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि पेशे से व्यापारी थे। बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे? व्यापारी थे। इनका परिवार, पारिवारिक जीवन में गृह कलह, मतलब पारिवारिक जीवन में गृह कलह का मतलब घर के झगड़ा झंझट होता है ना, गोतिया भाई में झगड़ा होता है, घर में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है। और आर्थिक संकट का सामना, मतलब ये हुआ आर्थिक संकट का सामना। इनके पिताजी व्यापारी करते थे, व्यापारी में लॉस हो गया होगा, और लॉस होने के बाद में तो संकट तो आएगा ना, वो माल डूब गया होगा या फिर नहीं बिका होगा तो समस्या होगा, पैसा नहीं आएगा। माल बिका तो पैसा आएगा, और वो व्यापारी जो कर रहे, जिसका व्यापारी वो कर रहे थे, वो सामान बिका ही नहीं, तो क्या होगा? तंगी तो आएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, शिक्षा। ये क्या है? शिक्षा एवं प्रारंभिक जीवन, मतलब इन्होंने कहाँ पढ़े लिखे, कहाँ तक पढ़े लिखे, और इसका प्रारंभिक जीवन कैसा बीता। तुम्हारा प्रारंभिक जीवन कैसा बीत रहा है बताओ? मैट्रिक पास किया, या मैट्रिक में ही मोबाइल मिल गया 5G वाला, उसको मैंने इंस्टाग्राम चलाता है, गलती नहीं बोल रहा है, डेट में ही हो रहा है, फेसबुक चलाता है, ये तुम्हारा जीवन बीत रहा है। कुछ ना हो, अपने दोस्त से बात करना, बैठना उठना, इधर उधर टहलना बोलना, ये जीवन में है। तो इनका जीवन कैसे बीता? देखो, इनका जीवन जो है, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई, मतलब जब ये पढ़ना शुरू किए थे तो इन्होंने संस्कृत में ज्यादा अध्ययन किया। क्या किया? संस्कृत में ही अध्ययन किया। 1867 ईस्वी में, तब 1867 ईस्वी में प्रयाग, जिसको पहले हम इलाहाबाद बोलते थे, प्रयागराज राज हो गया। प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। एंट्रेंस बुझते हो? एंट्रेंस का मतलब जो बड़े बड़े स्कूल होता है ना, जैसे कि हम लोग माने नवोदय में जाना है, जो नवोदय का एग्जाम होता है क्या? एंट्रेंस एग्जाम, क्या वो एंट्रेंस एग्जाम है। वो एग्जाम पास करेंगे तो ही हम लोग नवोदय में पढ़ सकते, तो ही नवोदय स्कूल में मेरा एडमिशन हो सकता है। आया बात समझ में? पिता की मृत्यु के बाद
पैतृक व्यापार संभालना पड़ा। मतलब पिताजी जब डेड कर गए, इनका कौन, बेनी प्रसाद भट्ट जब मर गए, तो मान लिया जाए क्या होगा, पिताजी जब डेड कर गए तो व्यापार जो चल रहा था उस व्यापार को छोड़ देंगे या चलाएंगे? चलाएंगे हम, छोड़ तो नहीं देंगे, तो चलाना पड़ेगा। तो उसका संभालना पड़ा, और इस संभालने के दरमियान में हो सकता दो चार गो भाई होगा जो कि झगड़ा होता होगा कि हम व्यापार बनेंगे, वो बोलता होगा हम व्यापारी करेंगे, तुम नहीं कर सकता है, हम करेंगे ना, इसका उसका घर में कलह होता था। अंततः में साहित्य साधना को ही जीवन का लक्ष्य बनाया, यानी कि जब व्यापार में कुछ कलह आ गया, कुछ दिक्कतें हो गई, तो ये क्या सोचे कि अब हमको व्यापारी करना नहीं है, अब हमको साहित्य को लिखना जरूरी है। तो इन्होंने साहित्य को लिखना प्रारंभ कर दिए। क्या कर दिए? साहित्य को लिखना प्रारंभ कर दिए, वेद ग्रंथ को लिखना चालू कर दिए। देखो, व्यवसाय एवं साहित्यिक सक्रियता 1869 ईस्वी और 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन कार्य किए, मतलब अध्यापन कार्य, पढ़ाने का कार्य किया। 69 से 75 तक, 6 वर्ष तक, यानी कि प्रयाग के मिशन स्कूल में जहां ये पढ़े थे वही क्या बन गए? मास्टर बन गया, पढ़ाने का कार्य किया। और 1885 ईस्वी में CAB स्कूल प्रयाग के अध्यापक, अध्यापन में पढ़ना होता है, अध्यापक मैंने कहता पढ़ाना, अध्यापक रहे। और 1888 ईस्वी में कार्यरत पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। कायस्थ होगा, ठीक है, कायस्थ होगा, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। मतलब क्या हुआ कि 88 में, कब? 1888 में इन्होंने एक इंटर कॉलेज था जिसका नाम था कायस्थ पाठशाला, इसमें क्या बने? अध्यापक चुने गए, मतलब मास्टर चुने गए। किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ दी। तो इसका स्वभाव क्या था? तो हमको ये काम पसंद नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे हम, वैसे नहीं करेंगे, जिस कारण से ये नौकरी को छोड़ दिया, इसको पसंद नहीं था। तो 1870 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का संपादन प्रारंभ किया। मतलब क्या हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से इन्होंने कुछ सुझाव दिए, सुझाव देने के बाद में क्या हुआ? सुझाव दिए, और सुझाव देने के बाद में हिंदी में प्रदीप, क्या? हिंदी में प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका का मतलब क्या होता है? महीना में एक बार निकलता था। पेपर जो होता है ना, जो हम लोग हिंदुस्तान पेपर पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, तो ये सब पेपर क्या? दैनिक पत्र है, क्या? दैनिक पेपर है। और वो महीना में एक बार ही निकलता था, उसका कोई डेट फिक्स होगा, 1 तारीख को ही निकालना, 3 तारीख को निकलेगा, 2 तारीख को निकालना, 2 तारीख को निकलेगा, उसका डेट फिक्स था। और जिसको क्या किया? पत्र का संपादन प्रारंभ किया, जिसे 33 वर्षों तक निरंतर चलाया। मतलब ये प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका है, इसको कितने वर्षों तक चलाए? कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक चलाए। कौन चलाए? बालकृष्ण भट्ट साहब। हिंदी प्रदीप के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखकर हिंदी गद्य को सशक्त स्वर दिया। मतलब ये हुआ कि जब प्रदीप नामक पत्रिका का जब संपादन होता था, जब वो निकलता था, तो उसमें इन्होंने कुछ कुछ चौपाई लिखते थे, दोहा को लिखते थे, जिसको पढ़कर लोग खुश हुआ करते थे। मतलब उस समय क्या था? हमारा देश गुलाम था, हम गुलामी से जकड़े हुए थे, तो इसको माने ऐसा ऐसा शब्द लिखता था। मान लिया अभी हम तुमको ऐसा शब्द बोले, तुम लोग आक्रोश हो जाए, पढ़ने में खूब मन लगाने शुरू कर दे। ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मोटिवेट करना। क्या हो गया? ये मोटिवेट करना हो गया, ठीक ना। देखो, प्रमुख रचनाएं उपन्यास, इन्होंने उपन्यास को लिखे। क्या लिखे? उपन्यास को लिखे। मच्छर कटवा देंगे अभी हम, समझ गई है? सो मार रहा एकदम खराटा। रहस्य कथा, क्या है? उपन्यास में क्या लिखे? रहस्य कथा। नूतन ब्रह्मचारी, बहुत भी आई है,
नूतन ब्रह्मचारी, सो अनजान एक सुजान, बहुत भी पूछता है। गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सब क्या है? उपन्यास, ये सब क्या है? नोवेल है। क्या है? नोवेल है। ठीक है। नाटक भी इन्होंने लिखे। नाटक में क्या लिखे? पद्मावती, किराता अर्जुन्य, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, सीता वनवास, चंद्रसेन, पतित पंचम, मेघनाद वध, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष और कली, बाल विवाह, माने भारतवर्ष और कली एक ही में है। बाल विवाह, रेल का विकट खेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? एक भारत और कली, ठीक ना। पद्मावती भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। पूछेगा कि रेल का विकट खेल किनका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट साहब का है। बोलेगा भारतवर्ष और कली किनका नाटक है या किनका लेख है? बालकृष्ण भट्ट साहब का है। लिख देगा बालकृष्ण भट्ट का लेख कौन नहीं है, कौन लेख नहीं है, इस तीन को नाम दे देगा, एक अदर दे देगा। बस समझ लो ना, एक अदर देगा, वही मेरा आंसर होगा। कि तीन को देगा, नाम जानेंगे तब ना इसको मार सकते हैं कि ना ये है ये ना है। प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, मतलब इनका कहना था कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, कोई दो मत नहीं है इसमें। नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। निबंध क्या लिखे? यानी लगभग लगभग 1000 निबंध लिख, 1000 निबंध को लिखे, जिसमें से अनेक अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? जिनमें से अनेक अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, भट्ट निबंध वाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। क्लियर जब तक है? आगे देखो। साहित्यिक योगदान एवं विचार, वे आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता। मतलब बालकृष्ण भट्ट साहब जो थे वो क्या थे? आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता थे और उन नायक रचनाकारों में गिने जाते थे। मतलब क्या? उन नायक मतलब ये हो गया कि वैसे लोगों में ये गिने चुने जाते थे जो कि बड़े बड़े लोगों में इसका नाम था, बड़े बड़े कवियों में इसका नाम था, उनमें इसका नाम था। ठीक ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र आदि के साथ मिलकर उन्होंने भारतेंदु युग को रचनात्मक उभार दिया। एक भारतेंदु युग क्या होता है? भारतेंदु युग क्या होता है कि जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र लेख लिख रहे थे, या तो जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का लेख चल रहा था, उसका काल जो चल रहा था, उस काल को जब तक वो जीवित रहा तब तक भारतेंदु काल कहा गया है ना। तो उसको बढ़ाने का काम कौन किए? भारतेंदु हरिश्चंद्र किए और प्रताप नारायण मिश्र किए। इसमें क्या किया? रचनात्मक उभार दिया, रचना, अनेक प्रकारों की रचना किया गया और साहित्य रचा गया, जिससे कि क्या हुआ? लोगों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिल पाया। उनकी रचनाओं में सामाजिक सुधार, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, किसान समस्याएं, अंधविश्वास, राष्ट्रीयता आदि विषय विशेष रूप से मिलते हैं। यानी कि ये जो है हमारे जो बालकृष्ण भट्ट साहब हैं, किस विषय पर लेख लिखते थे? सामाजिक सुधार पर लेख लिखते थे, स्त्री शिक्षा पर लेख लिखते थे। यानी इनका कहना था कि स्त्री को शिक्षा पाना चाहिए, स्त्री को शिक्षा लेना चाहिए। महिला स्वतंत्रता, मतलब महिला स्वतंत्र है, महिला स्वतंत्र है, हर किसी चीज में भाग ले सकती है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में महिला लोग को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। बात समझ रहे हो ना? मतलब महिला को क्या मान लिया गया कि महिला जो है घर के चौखट के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जा सकती है। मतलब एक तरह से मान लो ना, एक तरह से
महिला को घर की माने इज्जत माना गया कि अगर कोई महिला अगर घर से बाहर निकलती है, अगर बेटी बहू घर से निकलती है, हमारा इज्जत चला जाएगा, हमारा नाक कट जाएगा, ये माना जाता था। लेकिन इनका कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेडीज लोग को भी ज्ञान पाने की अधिकार है, ये लोग भी ज्ञान पा सकती है। आया बात समझ में? देखो, और ये क्या है, किसान समस्याएं, यानी किसान का जो समस्या होता था उसके बारे में, यानी किसान को किस प्रकार की समस्या होता था। जैसे कि हमारे देश में किसका राज था? अंग्रेज का राज था। 1947 में आजाद मेरा देश हुआ, उससे पहले कौन राज कर रहा था? अंग्रेज। तो अंग्रेज हमारे ये बिहार में एक जिला है चंपारण जिला, है चंपारण है ना, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो चंपारण में अंग्रेज बलजबरी नील की खेती करवाता था। नील की खेती, नील बुझते हो? किसको नील बोलते हैं? जो कपड़ा में नील लगता है ना, धोती वोती में, देखा है? हाँ, वही नील। तो नील की खेती करवाते थे वो। और ऐसा नियम लगा दिया कि हर एक किसान को 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील खेती करना पड़ेगा। अब किसान मजबूरन करना पड़ता था, ऐसा नियम में लगा देने करेगा तो उस पर लगान खौ लगा देता था। खेती करने के मैंने जो होता था ना टेंडर, वो खत्म कर दिया, तुम खेती नहीं कर सकते हो, किसान मजबूरन करता था। तो इन्होंने बोले कि किसान की समस्याओं पर लेख लिखे तक नहीं, हम नहीं करेंगे। अंधविश्वास समझते हो? हम बोल दे कि बउआ हम जो है ना, हम बोले तो खाली सुनियो, याद नहीं करियो, पास हो जाइए। और एगो मंत्र दे छियो कि मंत्र को बकना, कुछ नहीं करना, पास हो जाएगा, लिखना उखना कुछ नहीं। ये क्या हुआ, तुम लोग मन में सोच लिया कि नहीं, सब सर बोले हैं, खाली मंत्र एगो देंगे सर, एग्जाम में जाकर बोलेंगे ओम नमः स्वाहा, है ना, तो हम पास हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ? अंधविश्वास हुआ। क्या हुआ? अंधविश्वास हुआ। बात समझ लो ना? तो अपने दिमाग से नहीं चल के बल्कि दूसरे दिमाग से चलना, ये अंधविश्वास कहलाता है। क्लियर है? उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन ना मानकर जन चेतना और समाज सुधार का माध्यम माना। मतलब उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं माना है। तो साहित्य जो है मनोरंजन नहीं है, वो क्या है? साधन और ना मानकर जन चेतना और समाज सुधार का माध्यम माना जाता है। निबंध लेखन में वे विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें अंग्रेजी निबंधकार एडिसन और अस्टिल की श्रेणी में रखा। मतलब निबंध ये जो है कौन रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत बड़े विद्वान हैं। हिंदी को आगे बढ़ाने में इनका योगदान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो इन्होंने क्या किए? अंग्रेजी निबंधकार एडिसन और अस्टिल की श्रेणी में रखा। किसको भाई? निबंध लेखन वो विशेष रूप से। ठीक है? देखो, सम्मान एवं मान्यताएं, इनको क्या क्या सम्मान मिला? हिंदी गद्य, निबंध और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मतलब ये ऐसा ऐसा निबंध को लिखा कि हम लोग भूल नहीं सकते हैं, हम लोग जो है इसको भुलाकर भी नहीं भूल सकते, ऐसा ऐसा चीज को लिखे हैं। उन्हें भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार और पत्रकार के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। मतलब बोला गया है कि उन्हें भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार, मतलब भारतेंदु युग के जो प्रमुख गद्यकार और पत्रकार हैं, जो पत्र वगैरह लिखते थे, पत्रकार के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। किनको? बाल कृष्ण भट्ट को। किस युग में? भारतेंदु युग में। हिंदी साहित्य में उन्हें आधुनिक आलोचना और सामाजिक जनधर्मी निबंध परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। देखो, इसको क्या माना जाता है? आधुनिक आलोचना और सामाजिक जनधर्मी निबंध के परंपरा का प्रवर्तक माना। प्रवर्तक का मतलब क्या? सृजनकर्ता। क्या माना जाता है? सृजनकर्ता माना जाता है। ठीक है? देखो, अब यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे? सारांश। सारांश का मतलब समझते हो? और ये सारांश पूछा जाता है एग्जाम में, जिसको
अंग्रेजी में समरी बोलते हैं, और अंग्रेजी में भी समरी पूछता है, ठीक ना। तो सारांश का मतलब ये होता है कि हम अभी से लेकर मान लीजिए एक हम बोर्ड पर लिखते जाए 5 बोर्ड भर दें हम, ठीक है, और हम बोलेंगे इसका सारांश लिखो। तो सारांश का मतलब होता है कि पूरा कहानी को शॉर्ट में लिखना, पूरा कहानी को इतना शॉर्ट में लिखना है, छोटा सा, माने इतना बड़ा कहानी इतना बड़ा में लिखना उसको, और पूरा अर्थ उसमें आना चाहिए। इतना कहानी में बोला गया है, सभी अर्थ उसमें आना चाहिए, इसी को बोलते हैं हम सारांश। आया बात समझ में? देखो सारांश को पढ़ेंगे। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध में वाक शक्ति को ईश्वर का अनमोल वरदान बताया है। देखो बाल कृष्ण भट्ट साहब जो है किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के कवि हैं, है ना। और बाल कृष्ण भट्ट जो है, जो रचे बातचीत, बातचीत के माध्यम से इन्होंने क्या बताना चाहते हैं? वाक शक्ति। वाक शक्ति ने क्या, जो हम बोल रहे वचन की शक्ति, यानी कि ये जो हम बोलते हैं, हमारा जो वचन, हमारा जो बोली है, ये एक ईश्वर का अनमोल वरदान है। क्या है? ईश्वर का एक अनमोल वरदान है। अगर हम नहीं बोल पाते तो क्या कहलाते? गूंगा। अरे कहलाते ना गूंगा। अब तुम लोग को पढ़ाते, अब पढ़ाते तुम लोग बुझता कुछ भी नहीं, करते सर की बक्का, क्या बस समझ रहे हो? तो गूंगा भाषा समझते हो? गूंगा भाषा समझते हो ना? उस संकेत में बोलता है, इशारा करता है। हमारे घर के बगल में भी है, लेकिन अब नहीं है, चली गई है दूसरा जगह। तो यानी लेखक बोलते हैं जो वाक शक्ति होता है, जो हमारा वचन है, हमारी जो बोली है, ये क्या ईश्वर का दिया हुआ अनमोल रत्न है, अनमोल चीज है। अगर ये हमारे पास अगर नहीं होगा तो हम कोई लायक में नहीं रहेंगे। लेखक का कहना है कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती, अगर वचन बोली नहीं होता, तो यह संसार नीरस और गूंगा हो जाता। बोला कि अगर हम जो है, या हम लोग कोई भी नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलते, तो पूरा संसार कैसा प्रतीत होता? गूंगा, सब ऊ करता है ना, सब ऊ। तो गूंगा प्रतीत होता। बातचीत ही वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, सुख दुख और अनुभव दूसरों के साथ बांटता है। अगर हम लोग बोलते हैं तो बोलने से क्या हो रहा है? हम बोल देंगे बउआ रे हमरा सर दर्द, छुट्टी हो जो घर, है ना। हम तुमको दुख को शेयर किए, हम आपने दुख को शेयर किए कि नहीं, हमें तबियत खराब है, आज हम पढ़ा नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हो? वैसे जीवन के लिए भोजन और चलना फिरना आवश्यक है। मतलब हम लोग जो जी रहे हैं, अगर मान लिया जी रहे हैं, तो जीने का मतलब क्या हुआ? हम लोग मनुष्य श्रेणी में जब जन्म लिए हैं, समझ रहे हो, इससे पहले मेरा जो जन्म हुआ होगा, उस जन्म बहुत कर्तव्य किए होंगे हम, ठीक है, बहुत कर्तव्य किए होंगे। ऐसा नहीं है कि हम मरेंगे फिर मनुष्य जन्म लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। अब जैसा कर्तव्य करोगे वैसा जन्म लेगा। बात समझ रहे ना? जैसा तुम कर्म करेगा वैसा फिर तुम्हारा जन्म होगा। 84 लाख योनि में भटकता है, फिर मानव बनता है। समझ गए ना? एक बार भटक गया तो। वैसे ही बातचीत भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। बातचीत मन को हल्का और प्रसन्न कर देती है। मतलब अगर मान लिया जाए हम निराश है, बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई घटना घट गया, वजह से मुस्कुराया, कुछ ऐसा का टॉपिक छोड़ दिया हमारे सामने में कि हम हंसने लगे, क्या हुआ? हम निराश दूर हो गए, तो बात बोला तब तो हम हंसने लगे, हम खुश हो गए। अगर हम ये नहीं आता, हम चुपचाप बैठे रहते, रोते रहते, है ना। तो वो बोलता है, वो भी आता, वो भी बैठ जाता आराम से, तो अभी वो भी रोता है, तो वो आया तब ना हम हंसने लगे, हम दोनों बातचीत करने लगे। बात सकती है तो मानो जमा हुआ धुआं वाष्प बनकर बाहर निकल गया। मतलब बातचीत करने से क्या होता है, मानो जिस तरह कोई धुआं जमा, इस रूम में धुआं है, अभी खूब धुआं कर दिए, अब गेट जो ही खोलेंगे तो वो क्या होगा, बाहर निकलना चालू हो जाएगा। उसी तरह जो ही हम लोग के बीच में बातचीत होता है, हमारा मन क्या होता है, हल्का होना शुरू हो जाता है। बोलो दिक्कत है यहां तक? लेखक बताते हैं कि बेन जॉनसन के अनुसार
बोलने से ही मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है। यानी कि बेन जॉनसन के अनुसार, एक ये भी साहित्यकार थे, लेखक थे, इनके अनुसार बोला गया कि बोलने से ही मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है। ठीक है, मान लीजिए आज हम जमुई गए, ठीक है, जमुई गए, बहुत लोग मीटिंग हो रहा था, तो मीटिंग में जब गए आराम से बैठ गए, ठीक है, मेरी बात समझना, हम आराम से बैठ गए, सब अपना अपना वाणी को रखा, सब लोग बोला अच्छा खराब, हम कुछ भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। तो बताओ वहां जो बैठा हुआ था उसको मालूम पड़ेगा हम कैसा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है? जब तक हम अपने मुंह से वचन नहीं निकालें, कुछ बोलेंगे नहीं, तो कोई पता भी नहीं कर पाएगा ये कैसा व्यक्ति है, अच्छा या खराब है ना? जब तक हम अपनी वाणी को नहीं रखेंगे, अपने कर्तव्य को नहीं दिखाएंगे। अभी अभी समझा, तुम लोग बैठल है, आराम से सुन रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, हम डंडा उठावे तो इतना चालू, इतना चालू, इसका मतलब क्या हो गया? हम अपना बदमाशी दिखा दिए कि सर बदमाश है, बिना फालतू पीटते रहते हैं। तो इसी का नेचर का पता चलता है। वही बोला है कि एडिसन जॉनसन के अनुसार क्या बोला गया, बोलने से ही मनुष्य का व्यक्तित्व की पहचान होती है। बल्कि एडिसन का मत है, बोला जब एडिसन का कहना क्या है कि असली बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच होती है। एडिसन क्या बोला कि असल बातचीत जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में ही बातचीत होता है। देखा सुना भी होगा, अगर दो व्यक्ति बात कर रहा है और तीसरा कोई जब टपक देगा ना, तो अरे फुटा नहीं जा रही है, नहीं तो दिखा दोनों बात खत्म करिए हमें, ऐसा होता है ना, होता है, ऐसा बोला जाता है कि तुमको नहीं दिख रहा है हम दो बात कर रहे हैं, तो तीसरा बोलने वाले कौन हो? झगड़ा, आपस झगड़ा हो रहा है, दो झगड़ रहा है, जब छुड़ाने जाओ तुमको कपार लाठी बजेगा कि छुड़ाने तुम क्यों आया, हम झगड़ में, हम मर गए, नहीं बोलता झगड़ में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एडिसन कहा कि नहीं, असल बातचीत जो होता है दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है, अगर तीसरा व्यक्ति आ गया समझो वहां पर क्या असल बातचीत होने वाला नहीं है। एक उदाहरण और है, मान लिया जाए हम और शिवम, चलो चलो बाहर ले गए, कुछ इसको बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं उसको, शिवम को, ठीक ना, आज पहुंच गया, दिव्यांशु पहुंच गया, तब क्या दोनों का प्राइवेट बात था, दोनों बोल रहे थे, समझ रहे थे, और पहुंच गए दिव्यांशु, अब हम क्या कर देंगे, अपना बात चेंजिंग, दूसरा बात बोलना शुरू कर देंगे, ऐसा होता है। तो ये क्या है, तीसरा व्यक्ति पहुंच गया, इसलिए हम अपना रास्ता को चेंज कर दिए कि दिव्यांशु सुन ना जाए, समझ रहे हो ना, वो सुन ना जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि असल बातचीत जो होता है दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है, क्योंकि वही दिल की सच्ची बातें सामने आती है, मतलब वहीं पर जो है दिल की सच्ची बातें सामने आती है। अगर तीसरा व्यक्ति आ गया, अगर बोलना भी चाहेगा तो बोल नहीं पाएगा। यूरोप वासी तो बातचीत को एक कला मानते हैं, मतलब कि यूरोप वासी जो है बातचीत को क्या मानते हैं, एक कला मानते, क्या मानते हैं, एक कला मानते हैं, जिसे वे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। यानी कि यूरोप के वासी जो है वो बातचीत को क्या मानते हैं, एक कला, एक शैली मानते हैं, है ना, बात करने की शैली भी होना चाहिए। देखो बहुत लोग, होता क्या है, इतना सुंदर से तुमसे बात करेगा, इतना प्रेम से तुमसे बात करेगा, वो खतरनाक व्यक्ति भी है, तुमसे अच्छा से बात करेगा ना, तुम नहीं रहे ये अच्छा व्यक्ति है, नहीं ये खराब व्यक्ति, कहता मीठ मीठ बोला है, तो देखा है, तो क्या करेगा, तो अपने जाल में वो क्या करेगा, फंसा लेगा, है ना, अपने जाल में वो जकड़ लेगा तुमको, और तुम उसका बात मान लेगा, उसका बात मान लेगा। तो यही हुआ आर्ट ऑफ कन्वेंशन, घुमा फिरा के बोलना, तुम उसका जाल में फंस गए हो, वो आर्ट ऑफ कन्वेंशन, वो बोलने की कला को क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वेंशन बोलते हैं। उनकी सहृदय गोठियों में बातचीत सुनना कानों को सुखद अनुभव देता है। अतः अंत में बालकृष्ण भट्ट यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें अपने भीतर ऐसी क्षमता विकसित करनी चाहिए जिससे हम सहज और सरलता से बातचीत कर सकें। यही बातचीत का
श्रेष्ठ रूप है। यानी कि बाल कृष्ण भट्ट साहब बोलते हैं कि असली बातचीत किनके बीच होना चाहिए? दो व्यक्तियों के बीच ही होना चाहिए। तीसरा व्यक्ति अगर आ गया तो हम जो भी बोलने वाले भी होंगे उस बात को बोल नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। वो बात रुक जाएगा और अधूरा बात रह जाएगा, पूरा बात हो भी नहीं पाएगा। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? ये क्या हम पढ़े? बातचीत का सारांश। क्या पढ़े? बातचीत का सारांश। देखो यहां से हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बुक का है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? ठीक है, बोला गया कि अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता? अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं तो क्या होता? तो सारा संसार गूंगा प्रतीत होता। सिंपल सी बात है, सब कोई भी नहीं बोलता, कोई भी बोलने का, किसी को बोलने का माने बोली ही नहीं किसी के अंदर में है। सब लोग क्या करता? बोलता, सब करता, गूंगा प्रतीत होता, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो वही लिखा हुआ है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि, मतलब यह समस्त ब्रह्मांड गूंगी प्रतीत होती। कहां क्या पड़ती? गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। सभी लोग कैसे बैठे रहते? चुपचाप, चुपचाप बैठ, है ना, चुपचाप बैठा रहता। हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, मतलब हम लोग एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव कब करते हैं? बोल चाल करके। अगर बोल चाल नहीं करेंगे तो एक दूसरे से क्या दुख सुख अनुभव कर पाएंगे? नहीं। बोल भी नहीं करेंगे, दुख सुख का अनुभव ही नहीं होगा। वाक शक्ति ना होने के कारण ना तो एक दूसरे से कह सुन पाते और ना ही अनुभव कर पाते। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर? कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन क्या विचार है? ये विचार क्या है? अभी जस्ट बोले कि एडिसन का विचार क्या है? असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता है। और बेन जॉनसन क्या कहा कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं उसका वास्तविक स्वरूप सामने आएगा ही नहीं, इन बोला है। तो जॉनसन बोले, बेन जॉनसन का मत है कि बातचीत से ही मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का परिचय मिलता है। बोला गया है कि बेन जॉनसन कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसका दोष और गुण प्रकट होने वाला नहीं है। जब तक वो बोलेगा ही, जब बोलेगा तो ही उसका गुण और दोष प्रकट सामने हो सकता है। अगर बोलेगा नहीं तो दोष और गुण प्रकट होने वाला नहीं है। एडिसन का मत है कि सच्ची बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन का कहना है कि जो सच्ची बातचीत होगा, अच्छी बातचीत होगा, वो दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। अगर तीसरा व्यक्ति के आते ही बातचीत का प्रभाव नष्ट हो जाता है, जो कि हम समझा चुके हैं कि दो व्यक्ति अगर बातचीत करना पहुंच जाए तो बात करने का लैंग्वेज का शैली चेंज होता है ना, चेंज, या वह व्यक्ति मूर्ख प्रतीत होता है। अगर दो व्यक्ति अगर बात कर रहा हो, अगर तीसरा व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो शांत से सुनो, बोलो नहीं। दो व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो सुनो, बोलो नहीं। ठीक है? हाँ ठीक है। जैसे गर्म दूध और ठंडा पानी पास पास रखे जाने पर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, वैसे ही दो व्यक्तियों की बातचीत में भी गहरा प्रभाव पड़ता है। बोलो क्लियर है? तो इसके बाद हम कल समझाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहेगा। ठीक है?